हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आखिर क्या बोलता है, इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आपको जैसे ही वो स्टोरी खत्म होगी, ये टॉपिक आपको 100% तरीके से क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा बच्चों, एक बार एक कंपनी थी। कंपनी का नाम था एबीसी कंपनी। ठीक है। उस कंपनी के अंदर एक मिस्टर एक्स नाम का, उस कंपनी के अंदर ना एक फर्म ऑडिट करने के लिए आई। उस कंपनी ने एक फर्म थी बंसल एंड एसोसिएट्स। फर्म थी बंसल एंड एसोसिएट्स। इस फर्म को एबीसी लिमिटेड कंपनी ने अपनी ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब यह फर्म कंपनी के अंदर आ गई और इसने कंपनी के अंदर आकर बोला कि भैया मैं आपके ऑडिट करने के लिए आई हूं, तो मेरे को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर दो। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर दिए और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे इस ऑडिटिंग फर्म ने, वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास में अवेलेबल कर दिए गए। क्लियर ये चीज यहां तक। अब ये जो एबीसी कंपनी है ना, अब ये जो एबीसी कंपनी है, सपोज करिए ये एजुकेशन फील्ड में काम करती है। फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशनल फील्ड के अंदर काम करती है। क्लियर ये चीज यहां तक। जब इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फर्म पढ़ने लगी, तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था कि कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कब क्या ट्रांजैक्शन हुआ, ब्ला ब्ला। उसकी ऑडिट ये फर्म कर रही है। इस कंपनी ने ना इस कंपनी ने बायबैक किया था। जिस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट करी जा रही है, जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिट की जा रही है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस कंपनी ने बायबैक किया। बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास में है और कंपनी पब्लिक से वापस अपनी शेयर्स को खरीद रही है। बाय बैक, कि वापस मुझे दे दो। अब पता है बाय, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी ने बायबैक किया और मतलब पब्लिक से अपने शेयर्स को वापस परचेज किया, और उसके लिए कंपनी ने टोटल 10 करोड़ रुपए खर्च किए। आज एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने पब्लिक से बोला कि सुनिए, आप मेरे शेयर होल्डर हैं, आपने ऑलरेडी मेरे शेयर खरीदे हुए हैं, लेकिन अब मैं अपने शेयर वापस परचेज कर रही हूं। मार्केट पर मेरा शेयर 100 रुपए का बिक रहा है। मैं आपको एक तो 10 रुपए देने को तैयार हूं, मेरा शेयर मुझे ही वापस कर दो 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे। और वो पब्लिक से खरीद लिया, शेयर होल्डर से खरीद लिया कंपनी ने, और कंपनी ने बायबैक का पैसा दे दिया उनको। टोटल जो खर्चा हुआ कंपनी का, सपोज करिए वो 10 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। ये बंसल एंड एसोसिएट्स फर्म ने चेक किया ऑडिट करते टाइम, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा कि ठीक है भैया, कंपनी जो है उसने बायबैक किया था और उसके अंदर उसके 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। जबकि असलियत में जबकि असलियत में, रियल में, यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब कोई कंपनी बायबैक करती है ना, तो कितनी प्राइस पर बायबैक करेगी, वो प्राइस कैलकुलेट करी जाती है। वो प्राइस कैलकुलेट करी जाती है, और वो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए लॉ बना हुआ है। वो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए लॉ बना हुआ है। कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजंस लिखे हैं कि जब भी कोई कंपनी बायबैक करेगी, तो ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से जिस प्राइस पे चाहे उस प्राइस पे पब्लिक से शेयर वापस खरीद लेगी। नहीं, लॉ बना हुआ है। उस लॉ के अकॉर्डिंगली पहले कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आएगा, बाहर से कोई बंदा आएगा, वो लॉ के हिसाब से देखेगा कि कैसे बायबैक की प्राइस कैलकुलेट करी जाए। मेथड्स हैं, मेथड्स को यूज करके बायबैक की प्राइस निकाली जाएगी। फिर चेक किया जाएगा उसी प्राइस पर कंपनी बायबैक करे, उससे कम प्राइस पे बायबैक नहीं करे। लेकिन लेकिन ये जो बंसल एंड एसोसिएट्स ऑडिटिंग फर्म आई, इसको इस बारे में पता ही नहीं था। इसको इस बारे में पता क्यों नहीं पता था? क्योंकि इस फर्म के दिमाग में पता है क्या फिक्स था? इस फर्म के दिमाग में यह फिक्स था कि यार मैं तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने जा रही हूं। मतलब कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा है, मैं उसकी चेकिंग करने जा रही हूं। इनको कंपनी लॉ की नॉलेज ही नहीं थी। इनको कंपनी लॉ के प्रोविजंस ही नहीं पता था। इसलिए कंपनी ने बोला
कि देखिए हमारा टोटल 100 करोड़ 10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, है ना। कंपनी ने बोला कि हमको 10 लाख शेयर्स हमने वापस परचेज किए थे। टोटल जो शेयर्स हमने परचेज किए वो 10 लाख शेयर परचेज किए, और सपोज करो एक शेयर हमने 100 रुपए का परचेज किया, तो इसके हिसाब से हमारा 10 करोड़ रुपया खर्च हो गया। बस इतनी सी कैलकुलेशन देखी इस ऑडिटिंग फर्म ने और बोला हाँ सही बात है, 10 लाख शेयर्स वापस परचेज किए कंपनी ने और एक शेयर का 100 रुपए पे किया, मतलब टोटल 10 करोड़ रुपए खर्च हो गया। और ऑडिट अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख लिया कि हाँ जी कंपनी ने सही किया है, जबकि असलियत में कंपनी ने गलत किया, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि 100 रुपए के ऊपर उसने एक शेयर को वापस परचेज किया। 100 रुपया आना ही नहीं चाहिए था, एक्चुअली में जो प्राइस निकल के आनी चाहिए थी वो 160 निकल के आनी चाहिए थी। 160 कैसे? क्योंकि बायबैक के कंपनी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपनी बायबैक करेगी, कैसे प्राइस कैलकुलेट, किस प्राइस पर वो बायबैक करेगी, ऐसे हवा में कंपनी नहीं बोलेगी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 100 रुपए पे बायबैक, ऐसे नहीं होता है। कंपनी लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं, वो बोलता है कि कंपनी का पिछले 52 वीक्स का, एक साल का ये देखा जाएगा, वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से, ऐसे लॉ के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करी जाती है। पर ऑडिटिंग फर्म को यह बात पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ऑडिटिंग फर्म के दिमाग में पता है क्या चीज फिक्स हो गई है? ये फिक्स हो गया है कि यार मैं तो कंपनी की ऑडिट करने जा रही हूं, मैं तो कंपनी की फाइनेंशियल ऑडिट करूंगी, तो मुझे तो बस अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को क्या करना है? कंपनी लॉ के प्रोविजंस जान के। अगर आपको लॉ के प्रोविजंस नहीं आते, कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हो ना, सही से चेक नहीं कर पाओगे। कंपनी पागल बना देगी 2 मिनट के अंदर आपको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फर्म है, मेरा एक फ्रेंड है उसकी फर्म है, वो ना सीएमए है, वो ना सीएमए है ना, प्रैक्टिसिंग सीएमए, फर्म ओपन की हुई उसने। वो कॉस्ट ऑडिट करने का काम करता है। क्या काम करता है? वो कॉस्ट ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है। कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर जाकर चेक करना कि कंपनी बोल रही है कि प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट इतनी लगी, चेक करो कि सच में उतनी लगी। उसे काम मिला एक एड टेक कंपनी के अंदर, एजुकेशनल कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने का। तो वो जब कॉस्ट ऑडिट करने गया तो वहां पर उस एड टेक कंपनी ने बोला कि मैंने एक बुक बनाई है, लेट सपोज कि मैथ्स की बुक बनाई है, स्कूल के बच्चों के लिए मैथ्स की बुक पब्लिश करवाई है मैंने, और एक बुक को बनाने में टोटल खर्चा 100 रुपये आया, सपोज करते हैं, या 1000 रुपये आया, ऐसे मान लो 1000 रुपये आया। अब वो जाके ऑडिट कर रहा है, कॉस्ट ऑडिट कर रहा है कि हाँ 1000 रुपया खर्चा। उसने मेरे को बताया शाम को आके कि मोहित यार मैं ना एक कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने गया था, एडटेक कंपनी की, और बुक जो है वो बोल रहा है कि 1000 रुपये कॉस्ट आई है बुक को बनाने की। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है। वो तो मान गया इस बात को, जब कंपनी ने उससे बोला वो मान गया इस बात को। उसने पूछा कि कैसे कॉस्ट बनी एक बुक को पब्लिश करने की 1000 रुपये। तो कंपनी ने उसको बोला कि देखो 100 रुपये का तो हमने ना कवर पेज बनवाया था, जो बुक का बाहर का कवर पेज है वो 100 रुपये में हमारा बना, डिजाइनिंग के 20 रुपये एक्स्ट्रा लग गए, तो 120 का खर्चा हो गया। फिर जो इसके अंदर पेपर लगे हुए हैं प्लस प्रिंटिंग का खर्चा, टोटल मिला के जो है वो 200 रुपये का हो गया। ये वो ऐसे करके कॉस्ट बताई, पैकिंग का खर्चा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और वो मेरे से बोला यार बुक 1000 रुपये की कॉस्ट आई है। मैंने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है। जो एडटेक कंपनी स्कूल लेवल पर बिजनेस कर रही है, वो कम से कम नाना करते हुए 1 लाख बुक तो पब्लिश करा ही रही होगी। हम सीए सी एस और सीएमए बच्चों को पढ़ाते हैं। हम ही जब कोई बुक पब्लिश कराते हैं तो कम से कम नाना करते हुए 7 से 8 हजार बुक तो पब्लिश कराते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जबकि वॉल्यूम कितना कम होता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, रिजल्ट बहुत कम है। जबकि स्कूलिंग में तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लाखों बच्चे करते हैं। तो मैंने कहा यार 1000 रुपये तो पॉसिबल नहीं है, कम आएगी कॉस्ट। फिर मैंने उसको लॉजिक समझाया कि कैसे होता है, अगर जितनी ज्यादा बुक पब्लिश कराते हो उतना कम खर्चा आता है। कवर पेज 100 रुपये का पॉसिबल ही नहीं है, कवर पेज मैक्सिमम आप लगाओगे 25 रुपीज का आएगा। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल में अगर कवर पेज बना रहे हो, वर्टिकल में बनाओगे तो
₹15 के अंदर ही आपका कवर पेज तैयार हो जाएगा। ऐसे करके मैंने उसको बोला कॉस्टिंग टोटल मिलाकर एक बुक की लास्ट टू लास्ट जाएगी ना, वो जाएगी 350 से 400, वो भी जब बेस्ट क्वालिटी का बना रहे हो और कम से कम 500 पेज की बुक है। लेकिन ये वो नहीं पता कर पाया। क्यों नहीं पता कर पाया? इसलिए नहीं पता, 2 बजे थी, 2 बजे थी, वो पता नहीं कर पाया क्योंकि उसके दिमाग में ना फिक्स था कि मेरे को तो बस कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट करने, मुझे तो बस कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे और दूसरी चीजों के बारे में नॉलेज क्या है। उसे उस कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, एजुकेशन इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री की ही उसको नॉलेज नहीं है, उस इंडस्ट्री की ही उसको नॉलेज नहीं है। उसने सोचा मुझे बस कॉस्टिंग की, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, मेरे को क्या करना है कंपनी लॉ के बारे में जानकर, मुझे क्या करना है सेबी लॉ के बारे में जानकर, मुझे क्या करना है इकोनॉमिक्स के बारे में जानकर, है ना। उसको ना तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज है कि जितना ज्यादा क्वांटिटी में आप चीजों को बनवाओगे उतना आपका प्राइस कम होता हुआ चला जाएगा, उसको यह भी नहीं पता। क्या लॉजिक निकल के आ रहा है इस बात से? जो मैंने आपको दो कहानियां एग्जाम्पल सुनाई, इन बातों से क्या मतलब निकल के आ रहा है? इससे मतलब यह निकल के आ रहा है कि जब कोई पर्सन या फर्म, बेसिकली ऑडिटर, जब किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जाता है तो क्या उसे सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए? क्या उसे सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए? जरूरी नहीं है। बल्कि उसको जो नॉलेज होनी चाहिए बल्कि उसको जो नॉलेज होनी चाहिए वो कंपनी लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता है ह्यूमन बिहेवियर की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ह्यूमन बिहेवियर। आप जब ऑडिटर बन गए, आप कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, और अब आप जब कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगते हो ना, आप जब कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, अगर कंपनी वो डॉक्यूमेंट देने में हिचकिचा रही है या कंपनी कोशिश कर रही है कि आपसे राइटिंग में बात ना करके ईमेल्स के थ्रू या लेटर्स के थ्रू बात ना करके मुंह जबानी बात करे, समझ लो दाल में काला है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, आप पकड़ लेते हो वहां पर। और यही हमारा टॉपिक है। टॉपिक ये बोलता है कि ऑडिटिंग जो है ना वो इंटर डिसिप्लिनरी नेचर में होती है। मतलब अगर कोई पर्सन कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सिर्फ काउंटिंग की नॉलेज हो, उसे सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो, बल्कि बल्कि जब आप किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाते हो तो ध्यान रखिएगा कि उस कंपनी के ऊपर, ध्यान रखिए कि एक कंपनी के ऊपर अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं, अगर ऑडिटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं, तो उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसके ऊपर सेबी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है, स्टॉक एक्सचेंज के भी प्रोविजंस उसके ऊपर लगते हैं। वो कंपनी के ऊपर इकोनॉमिक्स के प्रोविजंस भी लगते हैं, डिमांड सप्लाई सब कुछ लगता है उसके ऊपर, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन सब कुछ लगता है। हमें लगता है कि जब हम कंपनी के अंदर गए और हमने कंपनी से पूछा कि भैया ये इतना प्रॉफिट कैसे कमाया, और कंपनी ने उसका एक छोटा सा हमको जस्टिफिकेशन दे दिया तो हमने प्रॉपर ऑडिट कर ली। नहीं, आपको उसके पीछे का लॉ पता होना चाहिए। कंपनी तो बोल रही है कि मेरे 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, पर लॉ क्या बोलता है उसके बारे में? लॉ क्या बोलता है उसके बारे में? क्या कंपनी मेरे को यह बता रही है कि जिस प्राइस पर उसने इस प्रोडक्ट को बेचा है, क्या वो प्राइस जिस मेथड के थ्रू निकाली गई है वो मेथड सही यूज करा है इन्होंने? ऐसा तो नहीं है कि गलत मेथड यूज करके प्राइस कैलकुलेट कर लिया, ये प्राइस आनी ही नहीं चाहिए थी। ये भी तो एक ऑडिटर का काम है, इस चीज की चेकिंग करना। कब कर पाएगा ऑडिटर ये बात? ऑडिटर कब सही से चेकिंग कर पाएगा? जब उसको कंपनी लॉ की नॉलेज है, सेबी एक्ट की नॉलेज है, कंपटीशन एक्ट की नॉलेज है, कंपनी के ऊपर जितने रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं उन सब की नॉलेज है, उसे ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज है कि मैं कंपनी के अंदर जब जाऊंगा और अगर मैं कंपनी से
कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता हूं, क्या कंपनी फुल कोऑर्डिनेशन कर रही है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में? क्या मुझे हर डॉक्यूमेंट टाइम पर अवेलेबल किया जा रहा है? अगर मैं राइटिंग में कंपनी से कुछ चीज मांगने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो राइटिंग में मेरे को उसका रिप्लाई दे रही है, या कंपनी कोशिश कर रही है कि मुंह जवानी बरवली कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो जाए? इसका मतलब वो कुछ एविडेंस या रिकॉर्ड्स रखना नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यही बात बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि ऑडिटिंग जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट से ड्रॉ होती है, सिर्फ अकाउंटिंग से ड्रॉ नहीं होती है, सिर्फ कॉस्टिंग के थ्रू ऑडिट नहीं करी जा सकती है, बल्कि आपको अकाउंटेंसी के साथ लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिहेवियरल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, स्टैट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, एफएम की भी नॉलेज होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स की ऑडिट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। मैं आप लोगों को बच्चों इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक कंपनी है, लेट सपोज कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड। एक ऑडिटर उस कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए गया। एक्स वाई जेड ने बोला कि मेरा टोटल खर्चा 100 करोड़ रुपए का हुआ। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अब जब ऑडिटर ने उससे पूछा कि 100 करोड़ रुपए का तुम्हारा खर्चा कैसे हुआ या लॉस कैसे हुआ, अब वो क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर ना पेनल्टी लगी थी, मेरे ऊपर लॉ ने पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी लगी थी लेट सपोज 15 करोड़ रुपए की। 15 करोड़ रुपए क्यों लगी थी? बोला क्योंकि मेरे इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई थी। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कंपनी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अभी अनपब्लिश्ड है, मतलब मार्केट में पब्लिकली पब्लिश नहीं करी गई है, लेकिन वो लीक हो जाती है, तो ये इलीगल हुआ है। ऐसा तब होता है जब कंपनी के अंदर कोई बड़ा काम होने वाला है, कंपनी डिविडेंड लेकर आने वाली है, जनरल मीटिंग करने वाली है, बोनस शेयर्स देने वाली है, स्टॉक एक्सचेंज पर प्राइस ऊपर नीचे होने वाली है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज के लोग होते हैं ना, कभी कभी कंपनी जानबूझ के क्या करती है, अपनी इंफॉर्मेशन को ना मार्केट में पूरी तरह से तो पब्लिश करती नहीं है, इलीगल तरीके से ट्रेड एक्सपर्ट्स के पास में भेज देती है ताकि वो ट्रेडिंग कर लें, पैसा कमा लें। ये इनसाइडर ट्रेडिंग गलत है, ये कंपनी के लोग भी करते हैं, कंपनी भी करती है। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है ना, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। अब कंपनी ने ये बोल दिया कि मेरे ऊपर ना इनसाइडर ट्रेडिंग में 15 करोड़ की पेनल्टी लगी, और इसलिए मेरा जो खर्चा बन जाता है ना, वो 100 करोड़ का बन जाता है। यहां पर ऑडिटर को ये पता ही नहीं था। ऑडिटर इस बात को सुनता है और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है कि ठीक है, कंपनी का खर्चा 100 करोड़ है, तो टैक्स जो लगेगा इसको माइनस करने के बाद लगेगा, प्रॉफिट में से माइनस होगा फिर लगेगा। उसको यही नहीं पता कि अगर पेनल्टी कोई चार्ज हो रही है तो उसको लॉस का अमाउंट माना ही नहीं जाता, उसके ऊपर उसे कोई ऐसा फायदा मिलता नहीं है टैक्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, इनसाइडर ट्रेडिंग की जो पेनल्टी है वो 15 करोड़ लगी कैसे? इनसाइडर ट्रेडिंग की जो पेनल्टी होती है उसका तो अमाउंट ही अलग होता है कि कितने का आपने घपला किया, उसका 3 टाइम्स या फिर 25 करोड़ रुपए, विच एवर इज लो, ऐसे विच एवर इज हायर, ऐसे करके आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो ऑडिटर है वो सोच कर गया था कि मेरे को तो सिर्फ अकाउंटेंसी की नॉलेज है, मैं कंपनी की अच्छी ऑडिट करके आ जाऊंगा। नहीं, नहीं, आप नहीं करके आ पाओगे सही तरीके से ऑडिट, क्योंकि ऑडिटिंग जो है वो सिर्फ, अगर कोई ऑडिटर कंपनी के अंदर ऑडिट करने जा रहा है और उसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो कंपनी की सही से ऑडिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन देने में कोई ना कोई फ्रॉड कर देगी, मिस इंफॉर्मेशन दे देगी या उसको उलझा देगी। और ऑडिटर को पूरी जानकारी नहीं है, पूरे लॉज उसे पता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा। वो अंदर तक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो ही नहीं कर पाएगा, सही से ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं बना पाएगा। इसीलिए पता है आपको जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना बच्चों, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो सच में प्रॉपरली ऑडिट कराना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हमें कुछ छुपाना नहीं है और हमारी ऑडिट बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, वो ना किसी इंडिविजुअल पर्सन को एज ऑडिटर बनाने की जगह फर्म को ऑडिटर बनाती है। ऑडिटर एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर कंपनी का, पढ़ेंगे हम आगे चलकर। और कोई फर्म जो है, प्रैक्टिसिंग फर्म, वो भी अपॉइंट हो सकती है कंपनी की। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल पर्सन में अकेला बंदा आ रहा है कंपनी की ऑडिट करने, और फर्म के अंदर सपोज करो कि 5 पार्टनर हैं, फर्म आ रही है कंपनी की ऑडिट करने, तो 5 पार्टनर आ रहे हैं, उनकी प्लानिंग कितनी अच्छी होगी। हो सकता है एक पार्टनर को कंपनी लॉ की नॉलेज हो सकता है एक पार्टनर को सेबी एक्ट की नॉलेज हो सकता है एक पार्टनर को आरबीआई, फेमा, इनके लॉज पता हो,
एक पार्टनर जो है वो अकाउंटेंसी के बारे में पूरा अच्छे से जानता है, एक पार्टनर जो है वो कॉस्टिंग के लॉज को, इकोनॉमिक्स के लॉज को अच्छे से जानता है। इसीलिए इसीलिए आप देखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर पता है क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ऑडिट कर रहा है, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ऑडिट कर रहा है और अगर कोई फर्म ऑडिट कर रही है, तो ज्यादातर ये निकल के आता है रिजल्ट की फर्म जो ऑडिट करी है ना, वो बेहतर ऑडिट हुई है। उसकी वजह है कि ऑडिट फर्म के अंदर ना बहुत सारे पार्टनर्स बैठे हुए हैं और हर पार्टनर जो है वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड खुद का एक एक्सपर्टीज लेकर चल रहा है। और जब वो कंपनी के अंदर जाता है तो डिपार्टमेंट बढ़ चुके हैं कि भैया तू ये देखना कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हुए थे, कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हुए थे, ताकि तू प्रॉपरली ऑडिट कर पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि ऑडिटिंग जो है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अकाउंटेंसी की या कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं, बल्कि आपको जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप बेहतर ऑडिट कर पाओगे। अदरवाइज आप कंपनी के अंदर जाओगे, कंपनी वाला 2 मिनट में मूर्ख बना देगा आपको। आपको लगेगा मैंने ऑडिट बहुत अच्छी तरीके से करी है, आपको पता ही नहीं है कि कंपनी वाला बोल रहा है कि मैं इतने प्राइस के ऊपर अपना शेयर बेचता हूं। वो बेच ही नहीं सकता इस प्राइस पर। अगर वो इस प्राइस पर बेच रहा है तो वो लॉ को वायलेट कर रहा है। आप उसे वहीं पे पकड़ लेने चाहिए थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था लॉ इस बात को बोलता है। क्यों? क्योंकि आप तो अकाउंटेंसी की पूजा करके चले गए थे। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो ऑडिटिंग है ना, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने साथ में कनेक्ट करके चलता है। तभी इसीलिए बोला जाता है कि ऑडिट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, सभी सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर अगर चलोगे ना तो ऑडिट हो पाएगी। और वो ऑडिट फर्म एक बेहतर ऑडिटर मानी जाती है जिसके अंदर अलग अलग पार्टनर्स बैठे हुए हैं, जिन्हें अलग अलग लॉज की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक्सपीरियंस है। और जब ऑडिट करने जा रहे हो तो पहले ही फर्म ने पार्टनर्स को उनके काम बांट दिए हैं कि तुम लॉ डिपार्टमेंट को संभाल लेना, तुम इकोनॉमिक्स वाले को देख लेना, तुम परचेज डिपार्टमेंट को देख लेना, फलाना देख लेना, मैं कॉस्टिंग से रिलेटेड देख लूंगा। तब जाकर जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो एकदम प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। देखो यहां पर मैंने इस बात को बोला भी है कि आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप ऑडिटिंग करने जा रहे हो, आपको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ना ये पता चल जाना चाहिए। आपको पता है बचपन में एक एग्जाम्पल चल एक एक जोक चला करता था, चुटकुला। पता है आपको क्या? कि एक बार फादर ने अपने बेटे से पूछा कि बच्चे तेरा टेस्ट हुआ था, तेरे मैथ्स में 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, कितने नंबर आए तेरे? वो बोलता है कि पापा, वो जो चुन्नू है ना, चुन्नू, उसके पता है 5 मार्क्स आए। पापा बोलते हैं तेरे कितने आए? बोला पापा वो मुन्नू है ना, मुन्नू, उसके 4 मार्क्स आए। बोले तेरे कितने आए? बोले पापा वो नन्नू है ना, नन्नू, उसके 3 मार्क्स आए। पापा बोलते हैं ठीक है, मैं भी समझ गया तेरे कितने आए, तेरा भी एक दो ही आया होगा। ह्यूमन बिहेवियर। आप कंपनी के अंदर गए, आपने राइटिंग में ईमेल किया कि साहब आपने मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने कुछ चीजें दूसरे स्टेट से मंगवाई थी थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, जिसका खर्चा आया 5 लाख रुपए। आप इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे अपनी इनवॉइस दिखाइए, ई वे बिल दिखाएं, और वो जो आपने परचेज किया था, किस बंदे से परचेज किया था, उसका परचेज बिल मेरे को दिखाएं, और इसकी आपने जीएसटी रिटर्न फाइल करी थी, ये सभी चीजें मेरे को फाइल कर दें। अब अगर कंपनी वाला सामने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना कोई बहाना एक्सक्यूज बनाए, आपको राइटिंग में ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, हम समझ जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक हम पूरी तरह से करते हैं, बट हमारे माइंड में आ जाता है कि ठीक है, ये अगर कॉन्फिडेंस के साथ में हमको देने के लिए तैयार हो गया ना, नो इफ नो बट, इसका मतलब पूरी तरीके से तो फॉल्ट नहीं करा होगा इसने। पर वहीं पे कंपनी जो है वो आपके पास में, कंपनी का बंदा आ जाता है, बोलता है सर वो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, देखिए मैं इन डॉक्यूमेंट्स की आपको एक हार्ड कॉपी ले आया हूँ, उस हार्ड कॉपी के ऊपर किसी के सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, राइटिंग में वो दे नहीं रहा है, बस ऐसे ही लाके दे रहा है, वर्बली बात कर रहा है। आप समझ जाते हो हाँ, कहीं ना कोई तो फ्रॉड की गुंजाइश जरूर है। अरे मेरी बात समझ में, देखिए इसीलिए ये चार्ट भी बनाया है
कि ऑडिटिंग अगर कोई करने जा रहा है तो ऑडिटिंग करते वक्त अदर सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपकी ऑडिट फर्म के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज हो, लॉ की नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स की, बिहेवियरल साइंस की, स्टेट्स मैथमेटिक्स की, डेटा प्रोसेसिंग की। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे, आज के टाइम पे क्या होता है, आप जब कंपनी के अंदर जाओगे ना, तो कंपनीज पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखती थी वो रजिस्टर फिजिकल फॉर्म में बनाकर रखती थी। अब नहीं बनाती हैं वो फिजिकल फॉर्म में, अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाती हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया हुआ है, क्या वो सही से बनाया हुआ है? जिस कंप्यूटर के अंदर डेटा रखा हुआ है, क्या वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सही है? क्या उस डेटा का हर किसी को तो कंपनी में एक्सेस नहीं दे रखा, सिर्फ जो बंदा ऑथराइज्ड है उसी के पास एक्सेस है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि नहीं? उसमें कहीं कोई घपला तो नहीं किया गया? आपकी फर्म में ऐसा भी बंदा होना चाहिए जिसे प्रोडक्शन कॉस्टिंग से नॉलेज हो, कि यार अगर मान के चलिए कोई चीज प्रोड्यूस करी जा रही है, वॉच प्रोड्यूस करी जा रही है, कंपनी बोलती है इसको प्रोड्यूस करने में तो मेरे 5,000 का खर्चा आया। सामने वाले को पता होना चाहिए कि यार 5,000 का खर्चा आ ही नहीं सकता। वो फिर उसको बिठा ले, बोले मुझे बताओ कैसे आया। वो बोले इसका रॉ मटेरियल 1,000 का आया। बोला रॉ मटेरियल की ऑडिट कराओ पहले, चलो रॉ मटेरियल 1,000 का आया इस बात को प्रूव करो, लिया आओ बिल। कौन सा रॉ मटेरियल, क्वालिटी दिखाओ, किससे खरीदा था उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मैं वहीं से उससे भी बिल निकलवाता हूँ। जीएसटी रिटर्न भरो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया होगा तुमने, वो दिखाओ जीएसटी रिटर्न के अंदर। पकड़ लिया उसने वहीं पे उसको। ये कब कर सकते हैं? जब आपको ये पता हो कि हम जब ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें सिर्फ अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सर अब तो मुझे ये टॉपिक 100% तरीके से समझ में आ गया अच्छे से। अब एक बार हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देखो ये बोल रहा है ऑडिट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो किससे कनेक्टेड है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, ये हम बिल्कुल मानते हैं, ताकि आप एक अपना सही ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ आपको बिजनेस लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको टैक्सेशन लॉज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तभी जाकर आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो और बेहतर तरीके से बन पाएगी। अगर आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हो और अगर आपको पता ही नहीं है, कंपनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप कंपनी से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मांग पाओगे। आप कंपनी से बोल ही नहीं पाओगे कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इतना प्रॉफिट हुआ या इतनी कॉस्ट लगी या इतना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया या इतना पैकिंग का खर्चा आया, मुझे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो। आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको पता ही नहीं है तो आप मांग ही नहीं पाओगे वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने के लिए। जरूरी होता है कि ह्यूमन बिहेवियर की भी नॉलेज हो, स्टेट्स की, मैथ्स की भी नॉलेज हो। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ऑडिटर जो होता है ना, आप एक चीज समझिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आज रिलायंस है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने सारे ब्रांचेस हैं उसके। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी काम कर रही है वो। अगर कोई ऑडिटर उस कंपनी की ऑडिट करने जाए, आपको लगता है प्रैक्टिकली कि इतने बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है एक तरीके से रिलायंस कंपनी, क्या उसके हर डिपार्टमेंट की बैठ के हर ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है ऑडिटर? हर सिंगल ट्रांजेक्शन को चेक करेगा? मर जाएगा वो यार। कितने ट्रांजैक्शन हुए होंगे एक साल में, पागल हो जाएगा ऑडिटर। वो क्या करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं वहां पर, अपनी स्टेट्स लगाते हैं कि यार ये मेथड्स हैं, इनके थ्रू हमें चीजें पकड़ में आ जाएंगी, इनके थ्रू हमें चीजें पकड़ में आ जाएंगी। तो वो एक एक ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करते हैं, बल्कि अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं, अपने मेथड्स यूज करते हैं, अपने स्टेट्स यूज करते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं। और वो कब कर पाएंगे? जब उन्हें प्रॉपर नॉलेज है, वो तभी कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया। देखो मैंने यहां पर एक और डायग्राम दिया हुआ है आपको कि भैया लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस लॉ की। प्रोडक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, क्यों? ताकि कॉस्टिंग पता लग सके कि क्या कंपनी सच बोल रही है, प्रोडक्ट को बनाने में उतना ही कॉस्ट लगाए। आपको पता है, मैं एक चीज और बताऊं, पता है ऑडिटिंग में बाल की खाल निकाल दी जाती है, बाल की खाल निकाल दी जाती है। जैसे मैं आपको कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताता हूँ आपको, और अगर टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो आपको 100% तरीके से और क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बार एक कॉस्ट ऑडिटर कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने गया।
वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करती थी? वो कंपनी ना, ये सपोज करो कि आईफोन प्रोड्यूस करती थी। वो कंपनी आईफोन प्रोड्यूस करती थी। कंपनी ने उससे पूछा, अब तो इंडिया में प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, तो उसने पूछा कि भैया ये कितने का प्रोड्यूस, आईफोन बनाने में तुम्हारा खर्चा कितना आया? तो कंपनी ने बोला एक आईफोन को बनाने में 100 रुपए का खर्चा आया। आप हंस रहे होंगे अभी कि सर आईफोन 100 रुपए में सर, सपोज करो 100 रुपए का खर्चा आया, है ना, राम राज चल रहा है, 100 रुपए में आईफोन मिल रहा है, खर्चा आ रहा है 150 में आईफोन मिल जाता है, 50 रुपए प्रॉफिट कंपनी का। तो उसने पूछा 100 रुपए कैसा आया? बोला सर देखिए, 20 रुपए का तो इसमें रॉ मेटीरियल लगा, 20 रुपए मशीन का खर्चा आया सर, मशीन से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। सर 20 रुपए लेबर का खर्चा है, जो बंदा एम्प्लॉय बैठ के आंखें फोड़ रहा है, बना रहा है इसको। सर 20 रुपए इसके सॉफ्टवेयर में लग गए, और 20 रुपए लिया जा रहा है कि इसकी हम पैकिंग करेंगे। भाई आईफोन जब खरीदने जाओगे तो ऐसे ही थोड़ी खुद दे देगा आपको, वो प्रॉपर डब्बे में देगा। चलो चार्जर का वो तो नहीं देता है, लेकिन अडेप्टर तो नहीं देता है, लेकिन चार्जिंग केबल तो देता ही है। बुक बुक भी देता है थोड़ी बहुत, वो मैनुअल, हेल्प मैनुअल जो होता है। बोला सर इस तरीके से आया। तो पता है कॉस्ट राइटर क्या बोलता है? बोला बैठ जा, आजा मेरे साथ, अब एक एक चीज पे बात करेंगे। तूने बोला 20 रुपए का रॉ मटेरियल लगा, पहले तो बता रॉ मटेरियल में क्या क्या लगा। अब वो बोलेगा सर रॉ मटेरियल में देखो, ये कैमरे का ये मंगवाया, वो मंगवाया, ये बटन मंगवाया, फलाना मंगवाया, ढीकना मंगवाया, ऐसे करके 10 चीजें आई रॉ मटेरियल में। अच्छा, अब उस 10 चीज जो तूने रॉ मटेरियल में मंगवाई, उनकी एक एक की प्राइस बता, कहां से मंगवाया, और इनके परचेज बिल लेकर आ जा, जीएसटी रिटर्न लेकर आ जा, इन पर आईटीसी मिल गया कि नहीं मिला ये लेकर आ जा, एक एक चीज लेकर आ जा। फिर वो ये भी चेक करेगा कि ये 20 रुपए का जो रॉ मटेरियल है, जब इसने खरीदा तो क्या इसके ऊपर टैक्स पे किया, और उस टैक्स का इसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, आईटीसी ले लिया। तो कहीं टैक्स के ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइस में वो टैक्स का अमाउंट भी जोड़ रहा है, यहां भी टैक्स जोड़ रहा है, यहां भी टैक्स जोड़ रहा है, यहां भी टैक्स जोड़ रहा है, और फिर 100 रुपए कॉस्ट बनी, उसके ऊपर फिर जीएसटी अलग से लग रहा है, तो टैक्स ऑन टैक्स कास काटेंगे फिर। ये नहीं होना चाहिए। वो हर एक चीज को डीप में जाकर चेक करता है। कब कर पाता है? जब उसे कॉस्टिंग की भी नॉलेज है, टैक्सेशन की भी नॉलेज है, जीएसटी की भी नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है, और जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री की भी नॉलेज है। आ रही है मेरी बात समझ में? स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक की बात मेरे को 100% तरीके से समझ में आ गई, और यहाँ तक आपने अभी तक जितना पढ़ाया प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में, मुझे 100% क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो गया तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपसे बोला था हम क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अब जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूं, आंसर आप दोगे। हालांकि मैंने जो आपके पास में जो बुक है अपनी, उसके अंदर आंसर लिखा हुआ है, पर मैं चाहता हूं आप आंसर ना देखें, पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें, और उसका आंसर जो है वो आप खुद से दें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर एच, वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ ऑडिटर ऑफ वेरी एसेंशियल लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम है वेरी एसेंशियल लिमिटेड, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर एक मिस्टर एच नाम का जो पर्सन है, उसको ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है उसका कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब अगर कोई पर्सन कंपनी के अंदर ऑडिट करने आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसे अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है आपस में। क्या बोलोगे आप इसको, ये सही है कि गलत है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ऑडिट जो है सर, वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है नेचर में, इंटरडिसिप्लिनरी होती है। ऑडिट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। जब भी ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, जब भी ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो है उनकी नॉलेज होना
बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मिस्टर एस, वन ऑफ द न्यू टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर ऑफ एक्सट्रीमली इफेक्टिव लिमिटेड। मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एक्सट्रीमली इफेक्टिव लिमिटेड, और उस कंपनी की ऑडिट करने के लिए एक ऑडिट फर्म आई हुई है। उस ऑडिट फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर हैं, जिनमें से मिस्टर एक्स एस भी एक पार्टनर है। उसको ऐसा लगता है कि ऑडिट अगर करी जाए किसी कंपनी की, तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए ऑडिटर को, इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है उस ऑडिटिंग टीम के एक मेंबर को, जिसका नाम मिस्टर एस है, कि ऑडिट करने जा रहे हो तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज हो जाए तो बहुत है, इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है इसका आंसर? आप बोलोगे नहीं, इनकरेक्ट, गलत है, क्योंकि ऑडिट इंटरडिसिप्लिनरी होती है नेचर में। अगर कोई भी पर्सन ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो उसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सभी की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? एक और क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये बोल रहा है द इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंडिपेंडेंट ऑडिट इज अ वाइटल सर्विस टू इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है कि जिस कंपनी की ऑडिट करी जा रही है और ऑडिट रिपोर्ट बन रही है वो इंडिपेंडेंट ऑडिट होनी चाहिए। बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेड पेबल्स, जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए, अदर पार्टिसिपेंट्स। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आप बोलोगे जी हाँ, जी हाँ। आप बोलोगे जी हाँ, ऑडिट जो की जाए वो इंडिपेंडेंट पर्सन या इंडिपेंडेंट फर्म के थ्रू करी जाए, मतलब इंडिपेंडेंट ऑडिट होना जरूरी है। वो पर्सन कंपनी की ऑडिट करे जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं है, कंपनी के सिस्टर कंसर्न कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, इनसे रिलेटेड नहीं है, ग्रुप कंपनी से रिलेटेड नहीं है, और सेपरेटली ऑडिट करता है। अगर वो पर्सन ऑडिट करेगा तो बेहतर रहेगा, अगर वो पर्सन ऑडिट करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, नेचर ऑफ ऑडिटिंग में भी हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है, अगर वो कंपनी की ऑडिट करेगा तो वो अपना सही ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड है। उसको सही ओपिनियन देने में डर लगेगा कि अगर मैं बोल दूं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि कंपनी ने गलत किया है, तो कंपनी का और मेरा रिलेशन खत्म हो जाएगा, हो सकता है बिजनेस रिलेशन है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कंपनी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जो जब कंपनी के अंदर आएगा और ऑडिट करेगा तो एकदम इंडिपेंडेंटली करेगा और उसकी ऑडिट रिपोर्ट एकदम ट्रू एंड फेयर मैनर में बनेगी। अगर कंपनी ने सही किया है तो वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा सही किया है, गलत किया है तो वो लिखेगा गलत किया है। कंपनी में कोई एरर फ्रॉड है तो वो हाथ की हाथ पकड़ लेगा उस एरर फ्रॉड को। इंडिपेंडेंट ऑडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई रिलेटेड पर्सन ऑडिट कर रहा है, उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो बाहर इन्वेस्टर बैठा हुआ है ना, जो लाखों करोड़ों रुपए लगाता है, आप इन्वेस्टर सिर्फ उसको मत सोचिए जो आप और मैं हैं, रिटेल इंडिविजुअल। आपको पता है मार्केट में इन्वेस्टर अलग अलग टाइप का होता है। एक मार्केट में इन्वेस्टर होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जो इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, बोलता है, चलता है, खाता है, पीता है, नेचुरल पर्सन है, लेकिन वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीदता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स खरीद रहा है तो उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल, नाम पढ़ो, नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब इंस्टीट्यूशन नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई कंपनी या फर्म नहीं है, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है।
अगर कोई इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन 2 लाख रुपए तक के शेयर खरीद रहा है तो वो RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, 2 लाख से ज्यादा के शेयर खरीद रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और कभी कभी पता है आपको क्या होता है, कभी कभी क्या आपको ऐसे इन्वेस्टर्स मिले मार्केट में जो खुद कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, उनका काम ही है कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना। ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स बनी हुई हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं, CIS बने हुए हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, AIF बने हुए हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, जो नेटवर्थ उनकी करोड़ों अरबों के खरबों के अंदर है, और उनका काम है दूसरी कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इंस्टीट्यूशनल मतलब इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस हैं वो। और क्वालिफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक साथ में वो बल्क में शेयर्स को खरीदते हैं। क्या वो लोग कंपनी के खुद के बनाए हुए अकाउंट्स पे भरोसा करेंगे? आज सोचो, हम मार्केट में बैठे हैं, हम बोल रहे हैं कि रिलायंस कंपनी में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। रिलायंस कंपनी ने खुद ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश किए जिसमें लिखा हुआ है कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। आप भरोसा करोगे? आप भरोसा करोगे? नहीं करोगे आप भरोसा। आपको डर लगेगा कि यार अपनी बढ़ाई तो करेगी ना कंपनी, क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झूठ लिख दिया है रिलायंस ने, हो सकता है ना। लेकिन आप इंतजार करोगे ऑडिट रिपोर्ट का। आप बोलोगे एक ऑडिटर आएगा जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, एथिकल बंदा आएगा, उसे पता है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों के लिए, हम लोग उसकी ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट किसी से रिलेटेड नहीं है, ना तो वो रिलेटेड है, ना उसका पार्टनर, ना उसका रिलेटिव रिलेटेड है, टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा, आकर कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा। वो जब आएगा सिर्फ अकाउंटेंसी की नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेकर आएगा और एकदम ट्रू एंड फेयर मैनर में चीजों को चेक करेगा, एरर्स को, फ्रॉड्स को डिटेक्ट करेगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी की सच्चाई बताएगा। हम उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। उस ऑडिट रिपोर्ट में अगर लिखा है ना कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। यार, हजारों इन्वेस्टर्स आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, इसका मतलब ऑडिट इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। और यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। क्या इंडिपेंडेंट ऑडिट एक वाइटल सर्विस है इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेड पेबल या इकोनॉमिक एक्सचेंज मतलब ये शेयर्स ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं? जी हां, क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंट है, जो सच्चाई को रिवील कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक तरह से सर्विस दे रहे हैं और हम उनको कंफर्म कर रहे हैं कि आप हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा कर लीजिए और कंपनी के अंदर चाहो तो इन्वेस्ट कर लीजिए। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को समझ में आ गई, आंसर पता है, लास्ट क्लास में भी आपने बताया था ऑल दो, लेकिन यहां पे अपनी बुक के अंदर भी आंसर ये क्लियरली लिखा हुआ है, सर मेरे को समझ में आ गया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात 100% तरीके से समझ में आ चुकी है। अब देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको एक बात बताई, अभी तक मैंने आप लोगों को बोला कि ऑडिटिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलता है और तब जाकर एक प्रॉपर ऑडिट हो पाती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि सर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सेम होती हैं क्या? क्या अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सेम होता है या उनके बीच में डिफरेंस होता है? जब मैंने आप लोगों को ऑडिट की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, पहली पहली क्लास, उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस समझाया था। क्या होता है अकाउंटिंग, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फिर हम टेबुलर फॉर्म में उनकी डिफरेंस देख लेंगे ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी आपको अकाउंटिंग ऑडिटिंग का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि जब हमने ऑडिट पढ़ना शुरू किया मैंने सबसे पहले आपको अकाउंटिंग ऑडिटिंग का डिफरेंस बताया था। ध्यान करें प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों से बोला था कि सपोज कीजिए आप सीए क्वालिफाइड हो गए या आप सीएमए क्वालिफाइड हो गए। दो दोस्त हैं आप, एक का नाम है पी और एक का नाम है टी।
क्यों कर लेते हैं इसको, है ना, बार बार फिर बोलने में दिक्कत आएगी। एक का नाम है क्यू। अब दो दोस्त हैं और आप सीए या सीए में जो क्वालिफाइड हो गए। एक पी बोला, पी बोला कि यार मुझे पता है कि अगर मैं चाहूं तो मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकता हूं, तो मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आ जाऊंगा उस कंपनी के। मैं सुबह 10 बजे आया करूंगा और शाम को 5 बजे कंपनी से जाऊंगा और सिर्फ उस कंपनी के लिए काम करूंगा। या फिर अगर मैं चाहूं तो मैं खुद की एक प्रैक्टिस फर्म ओपन कर सकता हूं, उसमें मैं कंपनी को ऑडिट की सर्विस, मतलब मैं एक बार में 20 कंपनियों की ऑडिट कर लूंगा, काफी सारी कंपनीज को सर्विस दूंगा। ये पी एंड क्यू दोनों जो क्वालिफाइड सीए या सीएम है उनको पता है। लेकिन पी बोला कि यार मैं ना कंपनी के अंदर जॉब करूंगा। अब वो जब कंपनी के अंदर जाकर जॉब करेगा तो उसका काम क्या है? उसका काम है कि उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो जो ट्रांजैक्शन कंपनी के अंदर हुए उनको रिकॉर्ड करना, उनको लिखना कि आज के दिन ये हुआ, आज इतना माल बिका, ये हुआ, इतनी कॉस्ट लगी, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। मतलब अकाउंट्स बनाना, कंपनी के क्या करना? कंपनी के अकाउंट्स बनाना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। और क्यू जो है उसने अपनी फर्म ओपन कर ली। क्यू जो है उसने अपनी फर्म ओपन करी और उसका काम क्या है? उसका काम है कि वो अब कंपनीज के अंदर जाता है और कंपनीज ने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनके अकाउंट्स को चेक करता है, बताता है कि इसमें क्या एरर है, क्या फ्रॉड है, अकाउंट सही से बने हैं कि नहीं बने, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑडिटिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग होता है जो कंपनी का एम्प्लॉय करता है, जो कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। वो कंपनी के अंदर पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शंस हुए उनको रिकॉर्ड करता है, उनको लिखता है, एंट्री करता है उनकी। इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जाता है। जबकि जो अकाउंटिंग कर दी गई कंपनी के अंदर उसको आके चेक करना, इस प्रोसेस को ऑडिटिंग बोला जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पर्सन अकाउंटिंग करता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। सेम जो बंदा ऑडिटिंग करता है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। तो क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सेम है? नहीं, डिफरेंट है। आप ये बोल सकते हो कि अकाउंटिंग फर्स्ट स्टेप है, ऑडिटिंग उसके बाद का स्टेप है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब है कि आप कंपनी के डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पहले आपने डेटा कलेक्ट किया कि भैया कंपनी में क्या क्या हुआ, और फिर उसकी फाइनेंशियल एंट्री कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो। जबकि ऑडिटिंग का मतलब क्या है? जो डेटा यहां पर कलेक्ट करके और बनाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन। अकाउंटिंग कब करी जाती है? अकाउंटिंग करी जाती है जब कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के अंदर अकर होता है। लेट सपोज मैंने आपको बोला कि पी जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय है। सपोज करो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 2025-26 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, सपोज करते हैं 1 अप्रैल 2025 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। कब तक चलेगा ये फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च 2026 तक चलेगा। अब सपोज करो नवंबर 25 के अंदर कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो जैसे ही कंपनी ने वो ट्रांजैक्शन किया उसी टाइम पर उसकी अकाउंटिंग कर दी जाएगी, वो रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा। क्या ऑडिटिंग भी ऑन द स्पॉट हो जाएगी? नहीं, ऑडिटिंग बाद में होती है जब अकाउंट्स पूरे प्रिपेयर। ये एक तरह से पोस्टमार्टम है कि जब अकाउंटिंग तो कब होती है? जब वो ट्रांजैक्शन अकर होता है। लेकिन ऑडिटिंग का मतलब क्या है? कि जब अकाउंटिंग हो गई उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में? यहां पर क्या किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर? यहां पर बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट हो रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड, उनको रिकॉर्ड किया जाता है।
उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग होता है कि जो ऑलरेडी डेटा रिकॉर्डेड है उसका रिव्यू करना, ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे पाए। आ रही है मेरी बात समझ में? ये अकाउंटिंग करना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कंपनी के मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर होल्डर्स के लिए। तो आप बोल सकते हो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग कौन करेगा? ये कंपनी का मैनेजमेंट करेगा, कंपनी के एम्प्लॉइज करेंगे, और ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो किसके लिए जिम्मेदार है? कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर पूछे भैया दिखाओ क्या क्या हुआ, तो वो कम से कम बता सकें। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रॉपर वो अकाउंटिंग करें। जबकि ऑडिटिंग जो है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? आउटसाइड पर्सन की, ऑडिटर की। क्या वो कंपनी के अंदर किसी पर्टिकुलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वो बाहर की पब्लिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन चीजों का। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग थर्ड पार्टी के लिए। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कंपनी सिर्फ अपने जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो उसके शेयर होल्डर मेंबर हैं उससे। लेकिन ऑडिटर जो है वो थर्ड पार्टी, मतलब जो ना तो ऑडिटर को जानते हैं, लेकिन जो पब्लिक है, बाहर की गवर्नमेंट है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब ऑडिट रिपोर्ट से अफेक्ट होते हैं। तो ऑडिटर थर्ड पार्टी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। उसकी एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट एकदम करेक्ट बनाए, ट्रू एंड फेयर। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को 100% तरीके से समझ में आ गया, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाएगा ना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस में लिख कर आ जाऊंगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से लिख कर आ जाऊंगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि सर जैसे आपने हमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस बताया, क्या ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस होता है, या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन सेम होता है? डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है। पता है क्या डिफरेंस होता है? इन्वेस्टिगेशन पता है कब किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन किया जाता है जब यह शक होता है, डाउट होता है कि कंपनी के अंदर कोई पर्टिकुलर फ्रॉड हुआ है, तब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है। क्या ऑडिटिंग में ऐसा होता है? नहीं, ऑडिटिंग तो एक रेगुलर काम है जो हर साल ऑडिट होगी। कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, कौन से फॉर्म में रिपोर्ट आएगी, फिर उसे आरओसी, ये फिक्स्ड है। इन्वेस्टिगेशन हर बार किया जाएगा, हर साल? नहीं नहीं नहीं। अगर ऐसा लग रहा है कि कंपनी के अंदर कोई पर्टिकुलर मैटर पे, अच्छा ऑडिटिंग में तो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक हो रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कंपनी का पूरा सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। लगता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है, सिर्फ उसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना, उसे उसे इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। यह कोई फिक्स्ड नहीं है हर साल होगा, या पूरे कंपनी के सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा। जब कोई डाउट होता है, रीजनेबल ग्राउंड के बेसिस पर डाउट होता है कि हां शायद फ्रॉड हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। देखो ऑडिटिंग तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जब कोई स्पेशल पर्पस निकल के आता है कि यार स्पेशली हमें सिर्फ इस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें लगता है कि पर्टिकुलर जगह पर फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, तब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। आप देखोगे तो, और मैं क्या बोल रहा हूं, आज आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपका वाइडर स्कोप है। आप बोलोगे मुझे कंपनी के हर डिपार्टमेंट को चेक करने का है, कंपनी की कॉस्टिंग भी चेक करने की है, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए, अकाउंटेंसी की, लॉ की, इकोनॉमिक्स की, ह्यूमन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। वाइडर स्कोप है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हो तो आप बोलते हो यार कंपनी ने मुझे हायर किया है या गवर्नमेंट ने मुझे हायर किया है सिर्फ पर्टिकुलर चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मुझे बस उस चीज की जानकारी लेकर जानी है, मेरा बहुत नैरो स्केप है, लिमिटेड स्कोप है, मुझे इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है, बात खत्म। आ रही है मेरी बात समझ में? लिमिटेड है उसका। अकाउंटिंग के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर, ऑडिटिंग क्यों करी जा रही है? ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करके हम पता लगाएं कि वो सही बने हैं कि नहीं बने, फेयर है कि नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। जबकि यहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें पता है कि कहीं फ्रॉड हुआ है और उस स्पेशल फ्रॉड को पकड़ने के लिए किया जा रहा है।
इन्वेस्टिगेशन के, जैसे सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ और हमें लगा कि ये डायरेक्टर जो है इसको इलीगल तरीके से अपॉइंट किया गया है और इसको जितने इसको रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए उससे ज्यादा रेम्युनरेशन दी जा रही है, कंपनी का पैसा लूटा जा रहा है, सिर्फ इस चीज का इन्वेस्टिगेशन, उसमें पूरे अकाउंट्स को चेक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ये चेक किया जा रहा है ये जो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ क्या ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 149 के अकॉर्डिंगली अपॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज की करना। अगर यहां पर बात करोगे तो यहां पर ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाता है क्या? इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं किया जाता। जब हम ऑडिट करते हैं तब हम स्केप्टिसिज्म को यूज करते हैं, मैंने बोला था ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हमें शक नहीं है किसी के ऊपर, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर शक है या हमारे तुम्हें तुम्हारे ऊपर। आज आप गए किसी कंपनी के अंदर ऑडिट करने, आपने कंपनी से बोला लाइए मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, कंपनी ने बोला ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ, आप ये नहीं बोलोगे तुम झूठ बोल रहे हो, आप बोलोगे ठीक है आपने बोला प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ मैं चेक कर लेता हूं, मैं इसको आप जो बोल रहे हैं मैं भरोसा करता हूं, आप सच बोल रहे हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच बोल रहे हैं, बस मैं अपनी तसल्ली के लिए इसको ना एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैं ये बोल नहीं रहा हूं कि आपने फ्रॉड किया है, इन्वेस्टिगेशन में तो बोल रहे हैं हाँ मेरे को शक है आपने फ्रॉड किया है, मैं इसीलिए ही तो आया हूं इसके अंदर, मैं कोई नॉर्मली ऑडिटिंग करने थोड़ी आया, मैं तो एक्चुअली में आया ही हूं, मुझे शक है, मुझे पता ही लगाना है फ्रॉड हुआ क्या है। ऑडिट एक रूटीन एक्सरसाइज है, ये कोई रूटीन एक्सरसाइज थोड़ी है, जब जरूरत पड़ी तब इन्वेस्टिगेशन करा, इन्वेस्टिगेशन बहुत बार तो 2-2 साल तक चलता है, कंपनी के अकाउंट्स पड़े रहते हैं आरओसी के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में पड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन चले जा रहा है उसका, सालों साल निकल गए, रूटीनेबल नहीं है, फिक्स्ड है, और अगर रिजल्ट आ गया तो मैटर खत्म, ऐसा थोड़ी हर साल इन्वेस्टिगेशन होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, आज आपने बताया कि ऑडिट जो है वो अकेले जब कोई पर्सन ऑडिट करने जा रहा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऑडिटिंग की अकाउंटिंग की नॉलेज हो, बाकी सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट के थ्रू हमने बात समझी, उसके हमने क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व करे, फिर आपने हमें ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस बताया, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस बताया। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहां पर देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लालजी भाई है, उन्होंने एक कंपनी के शेयर परचेज किए, एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं, और एक लालजी भाई करके इन्वेस्टर है, उसने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैविंग रोबस्ट टर्नओवर। जिस कंपनी के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं और लालजी भाई ने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया, उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आई, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि वो कंपनी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे काम कर रही है, बहुत ही शानदार टर्नओवर है उसका, उसके अंदर डेट मतलब कंपनी प्रॉफिट ज्यादा है और उधारी डेट जो है वो बिल्कुल बहुत कम है, कंपनी के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट कर रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? और इसके बेसिस पर अब जो लालजी भाई हैं वो एकदम 100% सेटिस्फाई हो गए कि हाँ मैंने जो मेरा पैसा इन्वेस्ट किया है वो एकदम बिल्कुल सेफ है, और मतलब 100% कंफर्म हो गए कि यार मैंने फलानी कंपनी के शेयर परचेज किए। अब उस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट आई, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कंपनी तो बहुत ही गजब है, बहुत अच्छे प्रॉफिट है, ना के बराबर डेट है कंपनी में। लालजी भाई बोले मजा ही आ गया भाई, मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी में तो खूब ही प्रॉफिट है यार, ना के बराबर डेट है कंपनी के अंदर, मजा ही आ गया। क्या लालजी भाई का ये ओपिनियन सही है? आप बोलोगे। अब पता है इसका आंसर बहुत सारे बच्चे क्या लिख के आते हैं, हाँ बच्चे लिख के आते हैं जी लालजी भाई का सही है एकदम, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर मैनर में बनाई जाती है, इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, तो अगर ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी सच में ही बहुत अच्छी है तो लालजी भाई उसको पढ़ के अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो सही हो रहे हैं। लेकिन आपको ना डिप्लोमेटिक आंसर देना है इसका, आप क्लियरली हाँ या ना नहीं लिख सकते, आप लिखोगे कि अगर वो ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने बनाई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई, पहले प्रॉपर प्लानिंग करी थी ऑडिटिंग कैसे होगी, उसके बाद ऑडिटिंग करी उसने,
और ऑडिटिंग करते वक्त उसने अकाउंटेंसी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज को भी यूज किया और ट्रू एंड फेयर मैनर में बताई, कंपनी के जहां एरर फ्रॉड है वहां डिटेक्ट करे, और अगर लॉ को फुलफिल करके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये ऑडिट रिपोर्ट बनी है जिसमें लिखा है कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो लालजी भाई का ओपिनियन करेक्ट। अगर वो खुश हो रहे हैं और लड्डू बांट रहे हैं और उन्होंने सवामनी डिक्लेयर कर दी कि भैया मैंने तो सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, फिर वो सही खुश हो रहे हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट पर्सन ने ऑडिट नहीं करी, या फिर मानकर चलिए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, या फिर मानकर चलिए प्रॉपर प्लानिंग से ऑडिट नहीं करी गई, या फिर मानकर चलिए कि बहुत बार पता है क्या होता है कि कोई ऑडिटर कंपनी के अंदर गया और उसने कंपनी से बोला कि लाइए मुझे अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, और बहुत बार होती है कंपनी पूरे स्टेटमेंट्स नहीं दे पाती, बोलती है इतने ही है हमारे पास। तो उस केस में पता है ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहिए कि मैं बता नहीं सकता कि कंपनी के अकाउंट सही है कि गलत है, क्योंकि मेरे पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करी गई। अगर ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन मिली नहीं ऑडिटर को और ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया हाँ जी एकदम करेक्ट है, तो ऑडिट रिपोर्ट वैलिड थोड़ी ना मानी जाएगी। हम मानते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके ऊपर कंपनी के बनाए हुए अकाउंट से ज्यादा भरोसा होता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, लेकिन आप ऑडिट रिपोर्ट को आंख बंद करके बिल्कुल ही सच मान लोगे तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलता है आप एक चीज को समझिए। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। एक कंपनी है, प्रीवियस ईयर में एक कंपनी है और प्रीवियस ईयर में उस कंपनी का 10 करोड़ की सेल हुई और करंट ईयर में उस कंपनी की 15 करोड़ की सेल हुई। क्या आप ये बोलोगे कि सर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और प्रॉफिट में जा रही है? क्या बोलोगे आप, चलो बताओ। आप बोलोगे हाँ सर, अच्छा ही काम कर रही है, प्रॉफिट में ही जा रही है, तभी तो करंट ईयर में 15 करोड़ की सेल हुई। मैं बोलूंगा नहीं यार, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें देखना पड़ेगा। क्या पता ऐसा हो कि यहां पर सपोज करिए कि ये जो प्रोडक्ट बेचती है वो प्रोडक्ट बेचती है 100 रुपए का, और यहां पर इसके एक साल में 10 लाख लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीदा, इस वजह से इसकी 10 करोड़ की सेल हुई। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस, महंगाई आ गई मार्केट में, इन्फ्लेशन हो गया और टैक्स बढ़ गए, इसकी वजह से अब उस प्रोडक्ट की प्राइस 150 रुपए हो गई। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं था, इसलिए अब की बार कम 10 लाख से कम ने खरीदा। तो हमें यह तो दिखाई दे रहा है 15 करोड़ की सेल हुई, बट हमें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हो गए। अगर प्राइस सेम रहती, अगर प्राइस नहीं बढ़ती, प्राइस क्यों बढ़ी? क्वालिटी की वजह से नहीं बढ़ी, महंगाई की वजह से बढ़ी, टैक्स निर्मला मैडम की वजह से बढ़ गई। अगर इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से बढ़ी, हमें तो दिख रहा है 15 करोड़ की सेल हुई है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो सेल तो पिछली बार के 10 करोड़ से भी कम हुई है। वो तो प्राइस बढ़ गई है, वरना नंबर ऑफ कस्टमर्स तो इसके कम है। अब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख दिया जाए कि हाँ भाई वही तो है 15 करोड़ की सेल, और आप बोलो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कंपनी प्रॉफिट में, आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते ना। ऑडिट रिपोर्ट ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। लेकिन कंपनी के अंदर जो सेल होती है या कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो और भी बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होते हैं, महंगाई से भी अफेक्ट होते हैं, टैक्सेशन सिस्टम से भी अफेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से भी अफेक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से भी अफेक्ट होते हैं। तो आंख बंद करके सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट को सच मान नहीं, आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। क्या ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त ये सब चीजें चेक करी थी? क्या वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट था? अगर सभी क्राइटेरिया एकदम कंप्लीटली फुलफिल हो रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि हाँ जी ऑडिट रिपोर्ट सही है और मैं सेटिस्फाई हूं, लालजी भाई खुश हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। लेकिन अगर लालजी भाई ने सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी लेकिन ये नहीं देखा कि ऑडिट रिपोर्ट जो बनाई गई
बनाते वक्त ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल हुए कि नहीं हुए, ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, उसने इन्फ्लेशन टैक्सेशन सिस्टम को चेक करा कि नहीं करा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट करी कि नहीं करी, लॉज को फुलफिल करके ऑडिट करी कि नहीं करी। तो इसलिए लालजी भाई का ऐसे आंख बंद करके खुश होना तो करेक्ट नहीं है, बल्कि पहले उनको ये सब चीजें चेक करनी चाहिए। अगर सभी चीजें एकदम पॉजिटिव सेंस में है तो फिर माना जा सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट करेक्ट है, लेकिन आंख बंद करके ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट बोलता है जी हाँ सर, यहां तक जो आपने बताया वो सर मेरे को 100% तरीके से क्लियर हो गया। प्यारे बच्चों, यहां तक हम लोगों ने जो पढ़ा एक बार आप रिवाइज करें। मैं फिर से बोल देता हूं, आप बोलोगे सर बार बार आप ये बात बोलते हो, मैं बोल रहा हूं और फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही बोलता हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के बाद में तो क्या है, आप समझ चुके होते हैं कि यार हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और फिर गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है। क्या होता है ना, बच्चा बोलता है कि सर बहुत ज्यादा डीप में ले जा रहे हो आप, समझ में आ रहा है नो डाउट, ये सब मेरे पास में मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर डीप में ले जा रहे हो, समझ में आ रहा है नो डाउट, और याद भी रहता है हमें लंबे टाइम तक। जो आप एग्जांपल्स देते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हो, कहानियों से जोड़कर देते हो, ऑडिटिंग के बारे में समझा रहे हो, कंपनी का इंटरनल प्रोसेस समझा रहे हो, हमें याद रहता है, रिटेन रहता है लंबे टाइम तक। पर थोड़ा और अगर स्पीडली हो जाए, जल्दी हो जाए, तो भाई देखो जल्दी में तो मैं बिलीव करता भी नहीं हूँ, रटने में भी बिलीव नहीं करते हैं, रटाने में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। बट मेन चीज ये है कि अभी आप धीरे धीरे आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करो। जब ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा ना आपका, तो आप बोलोगे सर मुझे ऑडिटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मतलब मुझे एबीसीडी आ गई है सर। अब आप डायरेक्टली मुझसे सेंटेंस फ्रेम कराओ, फिर हम फ्रॉम सेकंड चैप्टर अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो एक बार यहां तक आप लोग रिवाइज करके आए बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।